मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज मंथन में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे कलाकार से जिन्हें आपने बाटला हाउस, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में देखा है काम करते हुए और उनके अभिनय को आपने सराहा भी है। इसके अलावा आपने उन्हें भोजपुरी फिल्मों में देखा है कॉमेडियन के रूप में और आजकल आप उन्हें देख रहे हैं विलन के रूप में। सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं, वो कन्नड़ा में, तमिल में, तेलुगु में, यहाँ तक कि मराठी फिल्मों में भी अपने अभिनय के द्वारा बहुत से लोगों को अपना फैन बना चुके हैं। लोग ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले उन्हें बतासा चाचा के नाम से बुलाते हैं। अब जितने भोजपुरी जगत के लोग हैं ना और उनके फैंस हैं वो तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ। वो एक ऐसे आइकॉनिक स्टार हैं कि लोग उनका कंपैरिजन परेश रावल जी के साथ करते हैं और वो इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने कॉमेडी खूब की और कॉमेडी के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वो बिल्कुल विलन बन गए और जितने भी दर्शक हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी किया है उनके इस रूप में। तो आज मैं आमंत्रित कर रही हूँ मनोज सिंह टाइगर जी को अपने शो में और उनसे हम बहुत सारी बातें उनके बारे में करने वाले हैं। सुशील जी नमस्ते, आप आए हैं हमारे इस शो में, थैंक यू। और मैं भेजती हूँ टाइगर साहब को एक रिक्वेस्ट और करती हूँ उनसे बातें। नमस्ते प्रवीण। नमस्ते, कैसे हैं? फाइनली आज तो हमारा गजब का खेल। कभी कभी ऐसा होता है और जानते हैं टेक्नोलॉजी बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि वो हमसे कितनी मजबूत है, वो हमसे कितनी जी, स्ट्रांग है अपने हिसाब से ये हमें चला रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, चूंकि हम पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं लेकिन मैं फिर से चाहती हूँ कि जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ेंगे उनके लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जो है सारी इंडस्ट्री स्पेशली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है आपका कंपैरिजन परेश रावल जी के साथ करती है, तो आपको ये कंपैरिजन कभी बुरा लगा या आप खुश होते हैं इससे? नहीं, इतने बड़े अभिनेता, इतने लीजेंड एक्टर के साथ अगर लोग तुलना करते हैं तो खुशी ही होगी। और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। परेश रावल साहब का वर्सटाइल एक्टर है और मैं उनके जैसा बनना भी चाहता हूँ। आप तो तो मुझे ऑलरेडी तो हैं उनके जैसे आप तो ऑलरेडी हैं उनके जैसे। और सबसे बड़ी बात है हाँ। कि कल मेरा जन्मदिन था और कल ही उनका भी जन्मदिन था। अच्छा, दो स्टार्स एक ही दिन चमके हैं। 3 तारीख को बर्थडे उनका भी है और मेरा भी। क्या बात है, पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड मैं कहना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि अभी कल की ही तो बात है, तो हैप्पी बर्थडे। और आपके बहुत सारे फैंस भी आपको हैप्पी बर्थडे लिखते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख थैंक रहे हैं। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका नाम है मनोज सिंह टाइगर। ये जो टाइगर आपने नाम इस्तेमाल किया है, ये आपने स्वयं रखा है इस नाम को या इस नाम के पीछे कोई कहानी है? कहानी बस यही है कि स्ट्रगल के जमाने में लोग बोलते थे कि पंडित से मिलो, ज्योतिषी से मिलो, हो सकता है कुछ गुरु मंत्र दे दें। तो एक एक पंडित जी से मिला तो उन्होंने कहा अपना नाम चेंज कर दो। हाँ। मैंने कहा कि नाम तो नहीं चेंज करूंगा। तो उन्होंने कहा कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दो, आप जी। MA कर दो या। तो मैंने उनको बोला कि मनोज टाइगर कैसा रहेगा। हाँ। मैंने कहा, मनोज सिंह टाइगर एक ही होता है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, बोले एकदम परफेक्ट। और वही अच्छा, टाइगर। वही टाइगर बन गए आप। और सोचिए कितने यूनिक है। कोई भी अगर व्यक्ति टाइगर बोलता है तो सीधा आप ही का नाम याद आता है कि हाँ, मनोज सिंह टाइगर तो एक ही है इंडस्ट्री में। बात है। अच्छा सर, आपको लोग राइटर के तौर पे भी कहते हैं कि आप बहुत सारी कहानियां भी आपने लिखी हैं फिल्मों की। तो आपको जब कहानियां आप लिखते हैं तो दिमाग में किस तरह की चीजें रहती है, क्योंकि आप एक कॉमेडी के स्टार ज्यादा रहे हैं, आपने कॉमेडी बहुत की है, तो जब आप स्टोरीज लिखते हैं तो क्या आपके दिमाग में तब कॉमेडी चल रहा होता है या फिर कुछ सीरियस चल रहा होता है? देखिए ना, क्या है कि हमको तो लोगों ने एज ए कॉमेडियन पसंद किया, लेकिन चूंकि थिएटर में रंगमंच पर तो हमने हर तरह की भूमिकाएं की। हम्म। तो मैं अपने आप को कॉमेडियन नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मैं एक एक्टर हूं। एक एक्टर कॉमेडी का रोल भी करता है, विलन का भी रोल करता है, हर तरह की किरदार करता है। जी। तो वो सारे रस तो एक एक्टर के अंदर होते हैं, 9 रस होते हैं। हम्म। टेक्निक
की बात आती है और हम लिखना शुरू होते हैं तो वो सारे रस तो रहते हैं, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट घटना होती है जो देखते हैं और लगता है कि इससे हमें कुछ लिखना चाहिए, हम्म। तो बस लग जाते हैं। और उस वक्त हमारा अपना जो हम किस इमेज में है, हम कॉमेडियन हैं कि हीरो हैं या विलन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर तो एक राइटर का दिमाग चलता है और लिखता लिखता रहता है। अरे, अभी आप हाल फिलहाल में एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग फिनिश करके लौटे हैं, है ना? आपसे जब मेरी बात चल रही थी तो आप तभी लौटे ही थे, और मैंने उसके बारे में नेट पे भी ढूंढा तो मुझे पता आपका गेटअप मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत सा गेटअप है उसमें। ये जो तेलुगु फिल्म है इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, ये सुरेश प्रोडक्शन की फिल्म है, डॉक्टर डी रामा नायडू साहब का प्रोडक्शन। सुरेश प्रोडक्शन जो है, सुरेश जी के बेटे हैं बाहुबली फिल्म के विलन भल्लाल देव, हम्म। जिनका नाम अच्छा। है रणा डग्गुपति। अच्छा। उनका छोटा भाई है अभिराम डग्गुपति, वो लॉन्च हुआ है और उस फिल्म के डायरेक्टर साउथ के जाने माने निर्देशक हैं तेजा साहब, जिन्होंने नैनो राजा, नैनी मंत्री, चित्रम और बड़ी से बड़ी फिल्में बनाई और बहुत बड़े फिल्मों में पहले सिनेमेटोग्राफर थे। तो उनकी फिल्म है अहिंसा। अच्छा। और आपको एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो शक्ल से विलेन न दिखे लेकिन हो विलेन। मासूम विलेन होने चाहिए थे असल हाँ, तो में। उसने हमें लिया, मेन विलन लिया, बहुत बेहतरीन रोल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस लुकिंग फॉरवर्ड, यूँ तो हमें मतलब भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आजकल डब होने का जो सिलसिला चल रहा है मुझे लगता है कि हमें फायदा मिल जाएगा, हम लोग देख जी पाएंगे आपको। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप जब कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी में टाइमिंग बहुत मैटर करता है ना, टाइमिंग अगर सही हो तो कॉमेडी हो जाती है। जब आप विलन बनते हैं तो विलन में आपका हाव भाव सब कुछ, आपके चेहरे के भाव, कब क्रोध दिखाना है कब क्या दिखाना है, ये सारी चीजें तब चल जाती हैं। लेकिन जब आप कुछ किरदार निभा रहे होते हैं, कॉमेडी कर रहे होते हैं, या जब आप विलन के रोल में होते हैं तो आपका अनुभव कैसा था, मतलब ट्रांजिशन आप कैसे कर लेते हैं? मानिए कि आप एक फिल्म में कॉमेडियन का रोल कर रहे हैं और दूसरा फिल्म आपको उसी दिन शूट करना होता है जिसमें आपको विलन बनना है, तो ये जो ट्रांजिशन आपको करना होता है अपनी पूरी पर्सनालिटी में, वो दुष्कर नहीं है? देखिए, जो हम 15 20 साल 25 साल रंगमंच किए रहते हैं ना, जी। जो उस रंगमंच का एक्सपीरियंस यही काम आता है। एक्टर का मतलब है स्विच इन स्विच ऑफ। मैं तो एक ऐसा अभिनेता हूं कि मैं एक बार स्क्रिप्ट सुनता हूं, कॉन्सेप्ट सुनता हूं, अपने करेक्टर पर ध्यान देता हूं, फिर स्टेज पे पहुंचने के बाद मुझे ध्यान ही नहीं देता। हाँ, जब शॉर्ट तो बताइएगा, तब तक हम कुछ और गप मानते हैं। मैं अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखता हूँ, कोई खोज नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वहां एक्शन होगा, अब देखते हैं क्या करना, क्योंकि जो मैंने पहले तैयारी की हुई है वही यहाँ पे काम आए। क्योंकि स्ट्रेस लेना, जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो ना, चेहरे हाँ। पे दिखता है, वो चेहरे से छुपता नहीं है। तो इस बात का स्ट्रेस क्यों लेना कि मैं कैसा करूंगा, अच्छा करूंगा, क्या करूंगा, नहीं नहीं बोलो मत, मेरे कैरेक्टर में डूबने दो, कैरेक्टर में डूबने दो। वो डूबने वाला काम मेरे समझ में नहीं आता। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी पहले से है, कैरेक्टर आप सुन लीजिए, एक्टर में जितना डूबना है। एक्टर का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? एक्शन के बाद और कट के पहले। एक्टर का टाइम बाद और कट के पहले का जो बीच का टाइम है, यही है एक्टिंग का टाइम। इसी में मारो चौका, हो गया सब कुछ। क्या बात उसके है, बाद में, क्या बात है। उसके बाद में सोच के कोई फायदा नहीं, उसके पहले सोच के कुछ फायदा नहीं। जो सोचना है, जो करना है, एक्शन और कट के बीच करो। तब भी आप इतने हिट हैं, तभी आपके इतने फैंस हैं। अरे शुक्रिया। नहीं नहीं, सच में। अच्छा देखिए, आपने मराठी फिल्मों में काम किया है और साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, भोजपुरी में कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा में भी आपने अपना जलवा जो है अपने अभिनय के द्वारा जो है स्थापित किया ही है। आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती कहाँ पे, किस भाषा में आपको लगता है यहाँ मैं हूँ ये? देखिए, मैं सच पूछिए तो मुझे संतुष्टि तो मंच पर मिलती है, थिएटर करते वक्त। ओ। मुझे अगर खाना मिले और मैं अपना रोटी कपड़ा, दाल चावल रोटी का इंतजाम कर सकूं रंगमंच से, तो मैं सिनेमा की तरफ देखूं ही ना। मुझे ऐसा आप लगता ऐसा है क्यों कि, कह रहे हैं? बता रहा हूं,
जो आनंद की बात जब आती है तो वो एक्टिंग थिएटर में ही है, वो रंगमंच पर ही आता है। सिनेमा में कहाँ मजा आता है एक्टिंग करते हुए? आप कैरेक्टर में डूबे नहीं कि कट हो गया। आपने जैसे ही अपने करने के बाद कट, तो लग रहा है, ये लग रहा है, लग रहा है, साफ लग रहा है, तो उसमें क्या है, ठीक है, हम एक ग्लैमर से प्रभावित होकर वहां जाते हैं, वहां अच्छे पैसे मिलते हैं, वहां अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, वहां घूमने को मिलता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक एक्टर की भूख जो है, जो रंगकर्मी है, जो थिएटर किया है, उसे तो मंच के अलावा और कहीं नहीं आ सकता। मुझे तो मंच के अलावा खुशी और सतत पैसे जो मिलता है वो रंगमंच से। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपको ऐसा हुआ क्या कि आपने किसी फिल्म में, मतलब आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो, आपने किसी फिल्म को साइन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिल रहे थे, आप फिल्म करते टाइम बहुत पछताए कि क्यों किया मैंने ये फिल्म, और बस मजबूरी मेरी पैसे थी, अगर पैसे मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं करता। कभी कोई ऐसा आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा साइन किया? ये तो हर दूसरी फिल्म में होता है मुझे। हर दूसरी फिल्म में? सही, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि मजबूरी है कि महीने में 2 फिल्म 3 फिल्म करनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो 6 महीने में एक फिल्म करूं, साल भर में 2 फिल्म करूं। अगर अच्छे पैसे मिले, एक एक्टर का अच्छा मूल्यांकन हो और हमारी इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप कर जाए, तो वही फिल्म करूं। हिंदी में वही होता है आज। आप नाना पाटेकर के पास जाओ, आप राजपाल के पास जाओ, आप परेश रावल के पास जाओ, तो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते नहीं करते हो। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सेटिस्फेक्शन का, हमारे पास पैसे भी चाहिए ना, क्योंकि सही उनको एक फिल्म ऐसा मिलता है कि वो 1 साल 2 साल काम ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रोज कुआं खोदना है, हमारी इंडस्ट्री भी इतनी डेवलप ही नहीं हुई है, हमारी इंडस्ट्री ही स्ट्रगल कर रही है, जो फैक्ट है। ये सच्चाई लोग बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में आप जिस इंडस्ट्री में हैं और जितने सालों से आप हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी नब्ज समझते होंगे। अच्छा, आप जब इतने सालों से हैं तो क्या बदलाव लाने का जो सिलसिला है या प्रक्रिया है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या आप एक्टर्स इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं कि चीजों को बदला जाए, आप लोगों को भी मेहनताना वैसा ही मिले जैसे कि बाकी इंडस्ट्री में लोगों को मिलता है? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं? देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन परिवर्तन कोई 1 2 दिन की चीज नहीं होती है, इसमें वक्त लगता है। और सिनेमा थिएटर जब था तो रंग वहां के थिएटर उस पोजीशन में नहीं थे कि उसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर में हमारा सिनेमा लगता था। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री जो है वो सिंगरों की इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ कोई ऑडिशंस नहीं होता। हमारे यहाँ सिनेमा को लेकर के पता लगा कल शूटिंग है और आज ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ओ। तो इस टीम, इस तरह के मेकर, इस तरह का प्रोडक्शन हाउस अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के मेकर और इस तरह के प्रोड्यूसर्स, इस तरह के डायरेक्टर अगर काम करें, 6 महीना बाद एक फिल्म बनाएं, तो क्या उनकी रिकवरी है? उनको भी मजबूरी है बेचारों की, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको रिकवरी के जरिया नहीं मिल रहे हैं। जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा नहीं आ पा रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा आ जाता है 10 5 लाख रुपए, लेकिन 10 5 लाख रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं, फिल्मी डिजिटली स्ट्रांग हो रहा है, सिनेमा हम्म। डिजिटाइज है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने का और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने का और नए नए तरीके की अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिल रहा है, और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अभी नए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, तो जब इससे हम्म। हमारी रिकवरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली सिनेमा में बदलाव आएगा, और ऐसा प्रयास चालू हो गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बदले और जिस तरह से कलाकार भोजपुरी जगत में हैं, उनको भी वही तवज्जो, वही स्टैंडर्ड और स्टेटस मिले जो कि बॉलीवुड के बाकी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को मिलता है।
अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, आप जैसे बता रहे थे कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कास्टिंग के लिए कोई ऐसी खास चीजें हैं नहीं यूपी बिहार में। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं। जब भी मैं किसी स्टार का, भोजपुरी स्टार का इंटरव्यू लेती हूँ ना, तो उन लोगों के पास एक ही सवाल होता है कि मैम हमें ना इनसे मिलवा दीजिए, इनका नंबर दे दीजिए या इनसे बात करवा दीजिए, हमें फिल्मों में आना है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देते हैं? क्या सच में कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कोई थिएटर नहीं है? क्योंकि थिएटर के लिए भी बोलते हैं कि थिएटर नहीं है हमारे पास, कहाँ सीखे जा करके, या कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स कहाँ है? देखिए क्या है कि एक तो 90% जो नए अभिनेता आ रहे हैं, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, इनको लगता है कि एक्टिंग की कोई शिक्षा नहीं होती है, हम तो एक्टर हैं। अच्छा। ड्राइवर बनने के लिए ट्रेनिंग होती है, इंजीनियर बनने के लिए शिक्षा होता है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है, बस खाली एक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं। तो 90% तो इसलिए एक्टर बनना चाहते हैं कि वो उनको लगता है कि मनोज टाइगर स्टार है, मजा ले रहा है, हम भी स्टार बनेंगे। खेसारी निरहुआ, मनोज टाइगर, पांडे, अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह वगैरह वगैरह स्टार है, हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और जब उनको मौका दे दीजिए तो उनको ना बोलने की तहजीब पता है, ना उनको डिक्शन पता है, उनको बॉडी लैंग्वेज पता है। हर जिला में, हर प्रदेश में, हर जगह थिएटर एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तमाम लोग एक्टिंग सिखा रहे हैं, ड्रामा कंपनी चल रही है, थिएटर ग्रुप चल रहा है। जाओ वहाँ ज्वाइन करो यार, पहले काम करो, सीखो। सीखना है। अब फिर आप बोलते हो अरे आप कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बड़े लोग हो गए, अब आप गरीबों पर ध्यान नहीं देते हो, अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं है क्या? अरे यहाँ सब गरीब ही आए थे, सब क्या सब अपने अपने किए, सब सीखे, तुम भी सीखो। सच तो बात है, असल में स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता है। एक लाइन में अगर हम बोले तो इन सारे अभिनेताओं को जो बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं, उनसे कहूंगा कि पहले पढ़ाई करो, अपनी अच्छी जबान करो, अच्छा हिंदी बोलो, इंग्लिश आती हो तो और अच्छी बात है। दूसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी थिएटर ग्रुप में जाकर कुछ दिन नाटक करें, फिर आप उस फील्ड में उतरें, तो आपको 100% काम। तो ठीक आपने कहा। अच्छा, थिएटर आपके हिसाब से हर कलाकार के लिए जरूरी है? हर किसी को जरूर करना चाहिए थिएटर? 100%। मैं किसी भी अभिनेता के लिए कहूंगा कि अगर वो सशक्त और मजबूत एक्टर बनना चाहता है तो कुछ दिन थिएटर देखिए। थिएटर ने आपको कितना बदला? थिएटर नहीं हमें बदला, हमें तो मैं तो जो कुछ भी हूँ थिएटर का ही हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उसका दायित्व और उसकी क्रेडिट सब कुछ उसी के ऊपर जाता है, जिसका नाम है रंगमंच। रंगमंच में आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? रंगमंच की शुरुआत रामलीला से हुई। रामलीला में रामलीला। किया, और जब किया तो वहाँ टेक्निकल चीजों का की जानकारी नहीं थी। फिर इसके बाद इलाहाबाद गया, वहाँ असीम मुखर्जी साहब का नाटक देखा, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कॉमर्स के, उनका नाटक देखा, उनसे कुछ सीखा। फिर मुंबई आया, यहाँ पर मकरंद देशपांडे का नाटक देखा, पंडित सत्येंद्र दुबे का नाटक देखा, यहाँ पर नाजिरा जरीन अख्तर का नाटक देखा। फिर इसके बाद हमारे बहुत सारे मित्रों ने मिलकर के हम लोगों ने ग्रुप बनाया, आयशा दुर्गा के साथ जुड़ा, और फिर मुझे समझ में आया कि भाई अभी तो ये चीज सीखना है। और फिर धीरे 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 हम लोगों ने थिएटर को बनाया, और जो अपनी गलतियां थी उसकी रंगमंच में सुधारते गए और करते चले गए। वहां से फिल्मों का सफर आपका बहुत आसान रहा, रंगमंच से फिल्मों की तरफ? फिल्मों का सफर आसान तो नहीं रहा, क्योंकि रंगमंच का अभिनय और सिनेमा के अभिनय थोड़ा सा समझने की बात है। रंगमंच पर हम थोड़ा लाउड बोलते हैं ताकि पिछली ऑडियंस तक सुन सके। सिनेमा में ऐसा नहीं होता है, अगर आपका टाइट क्लोज लगा है तो उस वक्त आपके अपनी बॉडी को कैसा करना है। लेकिन अभिनय जो होता है वो तो एक ही होता है। अब यहाँ थोड़ा सा कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग को सीखना होता है, समझना होता है, जो अगर आप कहीं नहीं सीख पाते तो काम करते करते देख देख कर सीख जाते। ठीक बात है। कैमरा कर रहा है तो चेहरा टाइट रखना है, हिलाना नहीं है, तो अगर मिड है तो क्या है, क्लोज है तो क्या है, प्रोफाइल है तो क्या है,
ओएस लगा हुआ है तो क्या है, इस तरह की चीजें होती है। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर आपको क्रोध करना है, आपको नवरस करना है, आपको इमोशनल इमोशनल फील करना है, आपको रोमांस करना है, तो अगर आप इस तरह की किरदार, सिंपल सी बात है, एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हम्म। तो जब आप चलाते हैं तो पहले तो गिरते हैं, चोट लगती है, धीरे धीरे आप साइकिल चला लेते हैं। और जब शुरू जी। शुरू में चलाते हैं तो डर से चलाते हैं कि भाई ऐसा हट जाओ सामने से ये। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एक हाथ से आप साइकिल चलाते हैं, दूसरे हाथ से मोबाइल पे बात भी करते हैं, कभी कभी साइकिल छोड़ के भी चलाते हैं। तो ये बिल्कुल। आप हुआ है तब ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 2 साल हो गया साइकिल चलाते हैं। तो रंगमंच पर जब आप करते करते साल 2 साल 3 साल बिताते हैं, तो फिर हाथ छोड़ करके किसी के सामने एक्टिंग करेंगे। अच्छा, डायरेक्टर बोलेगा ये ओके ओके सर, ठीक है, हाँ ये इमोशन है, ये बात को ऐसा करना, ओके। तो क्योंकि क्या है, आपको पता है कैसे कैसे क्या होना है। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत ताज्जुब करवाती है जब कोई भी दूसरे भाषा की फिल्म करते हैं। देखिए, आप कन्नड़ा कर रहे हैं, तेलुगु कर रहे हैं, तमिल कर रहे हैं, ये आपकी भाषा से बिल्कुल विपरीत है। ऐसी भाषाओं में एक तो उनके डायलॉग समझना मुश्किल, ऊपर से आपको मतलब बोलना भी है, आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे आने हैं, ये कितना दुष्कर होगा ना। देखिए, जैसे पहली बात तो वहां के एक्सपर्ट होते हैं हिंदी के, जो आपको पहले उस डायलॉग का माने से बता देते हैं कि जिसे आपको बोलना है यही असली मुद्दा यही है, ये डायलॉग है असली मुद्दा। हाँ, अब आपको अधी असल विषय, असली मुद्दा यही है। तो अब अगर आपको अभी असल विषय नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि असली मुद्दा यही है। तो आपने बोला हाँ। कि है 2 3 4, है है 2 3 4, 1 2 3 4 और डबिंग हो गया अभी असल विषय। ये सच में ऐसा होता है? होता है। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है, उसको हिंदी में ट्रांसफर करते हैं और हिंदी का दूसरे तरीके से लिखते हैं अधि। अब अधि को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे यदि। हाँ। असल, अब असल वहां लिखे रहेगा, तो मान लीजिए असल है, हाँ, तो यहां पर मान लीजिए असल नकल, असल नकल, असल नकल, कुछ पता चल रहा है। नहीं। तो ओ। वो उस वर्ड लिखते हैं ताकि आपको हिंदी में बोलेंगे, तो जब डब करेंगे तो वो तेलुगु का ही आएगा। मतलब अब यहाँ, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हाँ, ये भी वहां यहाँ भी आपका थिएटर काम आता है। असल है आपके फेस एक्सप्रेशन, और फेस एक्सप्रेशन आपको रंगमंच ही दे सकते बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप कलाकार नहीं होते तो क्या होते? हैं शराता गांव में। आप सीरियस है इस बात को लेकर के? हाँ, सच में। आप, हाँ। अभी चला नहीं होता तो गांव में भैंस चराता, खेती करता। मतलब आपका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ना नहीं चाहते थे? पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता था मेरा। ये बड़ा मेरा बेकार है कि एक्टिंग पढ़ने में अच्छा था और डिग्री, पढ़ना चाहता नहीं था। पढ़ना चाहता था नहीं था, मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था, मैं कलाकार बनना चाहता था। इसके अलावा मेरा कहीं दिमाग में, बहुत गंदा बिजनेसमैन हूं मैं, मेरा बिजनेस में मन नहीं लगता। मुझे पैसा भी अट्रैक्ट नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहता। बच्चों को जरूरत है पढ़ाई लिखाई का, नहीं तो मैं तो जो वही है, पेट भर गया तो आराम करने लगो, जाने जो क्या होगा। कपड़ों का शौक नहीं है मुझे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इनके 6 7 जींस। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े स्टार हैं और आपको कपड़ों का शौक नहीं? समझ में नहीं आता मैं क्या हूँ, और जो जींस पहनता हूँ वही रगड़ता रहता हूँ 1 महीने तक। कुर्ता अच्छा। पहन लेता हूँ, जींस पहन लेता हूँ, कपड़ा खरीदता ही नहीं हूँ। जूतों का शौक है मुझे। मुझे सिर्फ एक ही चीज का शौक है, जूतों का और किताब का। घर सजाने का शौक है, घर साफ सुथरा रखने का शौक है, लेकिन पहनने वहनने की जब बात आती है तो मुझे सिर्फ जूतों का शौक है, और कपड़े का शौक बिल्कुल नहीं। मैं तो कुर्ता, मुझे मेरा फेवरेट कपड़ा है कि जीन्स पर कुर्ता पहन लीजिए, हो गया, बस क्या चाहिए।
अच्छा, आपकी एक खास बात बताती हूँ। आपके ना इंडस्ट्री में बहुत सारे मित्र हैं। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं जिन्होंने आपका जिक्र ना किया हो। संजय पांडे जी हैं। मैंने सबसे पहले उनके मुख से आपका सुना था कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। सुशील जी से सुना, निरहुआ जी से सुना। मतलब मेल जितने भी इंटरव्यूज मैंने लिए उन सब ने सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिया, मनोज सिंह टाइगर बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। आप किसको प्यार करते हैं? देखिए, हमारा इन लोगों से झगड़ा भी बहुत होता है। संजय पांडे खुद बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, एक अभिनेता के तौर पर कमाल के अभिनेता हैं। सबसे बड़ा झगड़ा तो हमारा उन्हीं से होता रहता है। हम कभी किसी महीने बात भी नहीं करते, कभी नाराज हो जाते हैं, बोलते भी नहीं है। लेकिन जब एक्टर की बात आती है, हमारा उनसे पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो अभिनेता की बात आती है तो मैं संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, इन लोगों को मैं, प्रकाश जैस, इन लोगों को मैं बेहतरीन अभिनेता। और संजय पांडे इन लोगों में से, संजय पांडे एक ऐसे अभिनेता है जो रंगमंच विशुद्ध रंगकर्मी है, जिसने बहुत लंबा रंगमंच किया। मैंने जब मुंबई में एंटर किया था 1996 में, तो 2 साल बाद पृथ्वी थिएटर गया, और जो मैंने पहला नाटक देखा था पृथ्वी थिएटर, उसमें परफॉर्म संजय पांडे कर रहा था ओह। पंडित सत्यदेव दुबे के साथ। तो मैंने सोचा यार ये बड़ा तगड़ा एक्टर है, कौन है एक्टर है। तो अब जब एक्टिंग की बात आती है तो मैं तो भाई यदि लोगों का फैन हूँ, और रियली लोगों ने बड़ी मेहनत की है। सुशील सिंह कमाल के अभिनेता हैं इसमें, और उनके बारे में हम कुछ बोले तो ये बोलना हमारे लिए कुछ होता होगा। मोहब्बत सभी करते हैं, सच पूछो तो मुझसे प्यार अवधेश मिश्रा भी करता है, सुशील सिंह भी करते हैं, संजय पांडे भी करते हैं। ये लोग हमको बाल हनुमान बोलते हैं। इनका कहना है कि ये बाल हनुमान को देते। और मैं, मेरे अंदर क्या है, मैं नाराज होता हूँ या किसी से गुस्सा हो, तो मैं मन में कोई बात नहीं रखता था, उगल देता हूँ। मैं किसी के लिए नफरत कभी नहीं रखता। नाराजगी और नफरत दोनों में बड़ा फर्क है। मुझे मोहब्बत करते हैं निरहुआ। दिनेश लाल जी मेरे एक ऐसे मित्र हैं, इनसे मेरा एक ऐसा रिश्ता है, शायद किसी जन्म का कुछ अधूरा रहा होगा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत करता हूँ। लेकिन मैं सच बताऊं, हमारी इंडस्ट्री में हम बहुत लोगों से हमारे मतभेद हैं। लेकिन मैं इस बात को, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरी इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है। चाहे वो हीरोइन हो, चाहे हमारे अभिनेता हो, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, मोहब्बत करते हैं। नहीं तो 300 फिल्म हम नहीं क्रॉस कर पाते अगर ये हमको मोहब्बत नहीं करते। झगड़ा झंझट बात की करता है, लेकिन मोहब्बत में इन लोगों की कभी कुछ नहीं। हाँ, किसी चीज का डर सताता है आपको? जी, किसी बात का डर कभी आपको रहता है? देखिए, करियर को लेके तो मैं कभी इनसिक्योर रहा नहीं, मुझे कभी डर लगता नहीं। मैं हमेशा इस्तीफा जेब में लेके घूमता हूँ। अब यार फिल्म इंडस्ट्री आपका में क्या काम नहीं है, इस्तीफा? 24 घंटे इस्तीफा लेके घूमता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। जो देना होगा देगा, नहीं देना होगा मत दीजिए। सेट पर बात है, कभी कोशिश मेरी रहती है कि मैं किसी को प्रॉब्लम ना तो क्रिएट करूं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्जरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो बेसिक बुनियादी चीज है, कभी भड़कना होता है, कभी नाराजगी होती है, कुछ लोगों को बुरा। डर मुझे किसी चीज से नहीं लगता। मुझे डर सिर्फ एक चीज से लगता है, मैं सोचता हूँ कि जब तक जीऊं, बीमार होकर न जीऊं, मैं स्वस्थ होकर जीऊं, और मुझे रगड़ना ना पड़े जीवन में। और आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो आप अभी तक सोच रहे हैं कि वो पूरा नहीं हुआ है और आप चाहते हैं शिद्दत से कि वो पूरा हो? सच पूछिए तो आप, आपको लगेगा, मेरा सपना है कि मैं एक टाइम के बाद, सपना बता रहा हूँ आपको, सच पहली बार ये बता रहा हूँ आज, अभी तक कभी किसी को बताया नहीं, मन की बात बता रहा हूँ। मैं महात्मा बुद्ध और रजनीश का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं योगी बनना चाहता हूँ, आध्यात्म में। और आध्यात्म में इतना बड़ा आध्यात्म कि मैं
अपने को ढूंढ पाऊं। मैं मेडिटेशन की पराकाष्ठा में जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि एक एक इतना बड़ा कलाकार आज वो बात कर रहा है जो अक्सर मेरे मन में भी रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी ये शौक नहीं है कि मैं फिल्म फेयर लूं, नेशनल अवार्ड लूं, या मैं रेंज रोवर से घूमूं या मर्सिडीज से घूमूं। आप यकीन मानिए, मेरे घर में जितनी महंगी कारें होती हैं, मेरी कमाई से नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों की कमाई से है। हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारे भाई होते तो हमारी बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी कंपनी है, हमारे पास ऐसी महंगी कार भगवान की दया से सब है। चाहे वो रेंज रोवर हो, चाहे वो जगुआर हो, चाहे वो कंपास हो, जो भी। तो किसी गाड़ी पे नहीं बैठता, मैं ऑटो से चलता हूँ। आप बिलीव करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? मैं, मेरे भाई लोग बोलते हैं, अरे मीटिंग करने जा रहे हैं, गाड़ी लेके जाइए। नहीं नहीं, मैंने जमता नहीं, ओला से जाऊंगा। और मुझे कोई देखता है और देखने के बाद ये कहता है कि आप गाड़ी से नहीं है, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझको दिखावे वाली लाइफ पसंद ही नहीं है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इसके पीछे कभी भागना नहीं। आप अंदर से इतने ज्यादा वो भरे हुए हैं, उस सेंस में बोल रही हूँ मैं कि आप अंदर से इतने भरे हुए कि आपको बाहरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं अपने आप को और भरने की। ये था पहले। ये 2018 के बाद से एक परिवर्तन आया, इस कोरोना के बाद। खास तौर पे जब ये पेंडेमिक आया ना, तो इसके बाद से मेरी सोच बदल गई, अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, जीवन के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस जीवन को इतनी गंभीरता से देखते हैं, वो हमको गंभीरता से लेते ही नहीं है। हम इसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, आगे लेती है। हम क्यों इसको इतनी सीरियसली लें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी? हम लगते हैं प्लान करने, फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, वैसा करेंगे। जो है वर्तमान है। आप प्लानिंग कर रहे हो 25 साल बाद की, 20 साल बाद की, तो मतलब जरूरत क्या है ये सब करने? बिल्कुल सही आपने कहा। आपको किसी बात का रिग्रेट है? जी, मैं बहुत सारी चीजों का है। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं एक अच्छा अ, बेटा नहीं बन पाया, और अच्छा बेटा बन सकता था। एक अच्छा पिता हूँ कि नहीं हूँ तो बच्चे जाने। पर मुझे लगता है कि आपकी अच्छाई, आपकी विजय यही है कि आप एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बन सके। मुझे लगता है कि जिस नृत्य तृष्णा में और जिस करियर को पाने के लिए मैं भागता रहा, यहाँ न्याय करता रहा, वहाँ इन रिश्तों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया। लेकिन शायद उन रिश्तों को खुश रखने के लिए ही तो आप इतना भागते रह रहे हैं, ये जिसे आप अपने आप को निर्तृष्णा कह रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैलेंस बनाने वाली चीज होती है, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि बैलेंस बनाना चाहिए। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं, जो एबनॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, उनको शादी करना ही नहीं हाँ। चाहिए, सच में। तो अब मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं एक अच्छा पति बन सकता था। पर ठीक है, मैं इस बात पे मैं थैंकफुल हूँ ईश्वर का कि बहुत अच्छी पत्नी है और बच्चे हैं जो हमारे भावनाओं के साथ, जो तकलीफ सह करके भी मुझे बर्दाश्त करते हैं, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, हम हमको स्वीकार करते हैं। हमारी वाइफ हो, हमारे बच्चे हैं, ये लोग ये जानते हुए कि मेरे अंदर 1000 कमियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया है, सब फिर भी इतना प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वहां नतमस्तक हो जाता हूँ। वहां मुझे लगता है कि नहीं, ईश्वर ने दिया है सपोर्ट। आप कभी उनसे तसल्ली से पूछे हो? उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। कभी पूछेगा तसल्ली से, कभी कोई शिकायत नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है लाइफ पार्टनर ही ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के दिक्कतों को महसूस करते हैं। वो नहीं हाँ, कह लेकिन पाते होंगे। ये तो नहीं बोलेंगी, लेकिन हम तो कलाकार हैं ना, हम तो चेहरा पढ़ लेते हैं ना भाई। भाव भंगिमाओं को पढ़ना ही तो हमारा, हम कलाकारों की विशेषता होती है। हमें तो पता है कि वो तकलीफ है। अच्छा, अगर आपको जिंदगी एक मौका और देती है कुछ ठीक करने का, तो क्या ठीक करेंगे आप? जिंदगी मौका दे किस चीज का?
एक मौका और देती है आपको कि आप कुछ भी अपनी जिंदगी का एक चीज ठीक कर दीजिए, वो क्या ठीक करेंगे आप अब खुद का या दुनिया का? अपनी जिंदगी का? अगर मुझे एक मौका और दे ईश्वर के अपना सब कुछ ठीक कर सकूं तो मैं अपना वेट 60 kg करके और परफेक्ट फिट होना चाहता हूँ। मीडियम की टी शर्ट और 32 की जींस पहनना चाहता हूँ। बहुत बहुत प्यारी चीज सोची आपने, जरूर हो जाएगा वो। तो जिंदगी जो ये चल रही है उसी में भी आप ठीक कर सकते हैं। मैं आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलवा देती हूँ। और दुनिया में अगर ईश्वर एक मौका दे मैं कुछ एक चीज बदलने का, तो मैं यहाँ जाति प्रथा को बंद कर दूं मैं, और धर्म, जाति प्रथा और धर्म को इस दुनिया से भगाकर सिर्फ एक ईश्वर और कोई जाति नहीं, ठाकुर न ब्राह्मण न कोई जाति नहीं। जात अगर धर्म को ना हटा पाऊं तो जाति को तो मैं कल का कल खत्म कर दूं, अगर मेरे हाथ में अधिकार हो कि कोई सब एक जाति के लोग हैं, यहाँ पर सब हिंदुस्तानी है, कोई जातिवादी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज आप एक बहुत ही समझदार, बैलेंस्ड व्यक्तित्व हैं। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपने उस मनोज कुमार सिंह को, तो आपको क्या लगता है आप कितने बदले हैं उस दौर और इस दौर के बीच में? एक्चुअली मनोज कितना वो बदले? वो मनोज जो था वो बड़ा इनोसेंट था, बड़ा प्यारा था, बड़ा भावुक था। ये मनोज अब जो है कपटी हो गया है, झूठ बोलने वाला हो गया है, अपनी सक्सेस को पाने के लिए खुद को झूठ बोलता है, और ये जानते हुए भी जीवन की लड़ाइयों में धीरे 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 कहीं ना कहीं ये मनोज अपने उस मनोज को मार डाला जो बड़ा भावुक था, जो बड़ा इमोशनल था। यही वजह है कि अब ये मनोज फिर निकल कर अध्यात्म में जाना। अध्यात्म में क्यों जाना चाहता है? कहीं ना कहीं खुद से नफरत हुई होगी ना। अब खुद से नफरत है। जब अपने आप को देखता हूं तो सोचता हूं कि ये तुमने क्या बनाया है, निकलो अब इससे बाहर निकलो, ये बनी बनाई नकली दुनिया में जीने का क्या मतलब है। तो इसीलिए आध्यात्म में जाना चाहता है इंसान कि उसको खुद से कहीं ना कहीं नफरत होती है। तो मुझे खुद से नफरत होती है। मनोज जी, आपके अंदर जो शक्तियां और क्षमताएं हैं ना, मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने अपने बारे में ऐसा कुछ भी कहा हो। हम सब अपनी कमियों को जानते हैं, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं जो खुद को ना पहचानता हो। लेकिन खुद को पहचान कर, मतलब जो आप अपने अंदर बात करते हैं, आज वो आप एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। बहुत बड़ा हौसला, बहुत जिगरा चाहिए। टाइगर में ही हो सकता है, आप किसी में नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। शायद ये का असर है मेरे ऊपर। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, और जब मैंने उनको सुना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में हमारे देश में, समाज में कितना गुमराह किया जा रहा है लोगों को, भगवान को लेकर के, धर्म को लेकर के, सोच को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, पाखंड को लेकर के। कितनी कितनी भ्रमित चीजें हैं। वो सिंपल सी चीज है, आप जीवन मिला है आपको और सब भगवान आपके अंदर है, यही है चेतन और चेतन है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, हम लोग जी रहे हैं बहुत गलत फहमी, इतनी गलत फहमी में जी रहे हैं। सिर्फ रजनीश को लोग सुन लें, महात्मा बुद्ध की बातें करने में तो और कुछ छोड़ दीजिए। जिस गीता को हम सब मानते हैं, 99% लोग गीता पढ़े ही नहीं। एक बार गीता पढ़ ले तो उनका सारा भ्रम ही दूर हो जाएगा, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। सबके घर में गीता होगा लेकिन पढ़ते नहीं। बस पढ़ने वाली बात है। कहीं ना कहीं पढ़ाई की ना मैंने इस दौरान, हालांकि फिर भी अभी मैंने क्यों कहा कि मैं कपटी हूँ, मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैं गलत हो गया हूँ। मैं आज भी देखिए हर दूसरे महीने, तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता हूँ, या अपनी इंडस्ट्री के बारे में ही बोलने लगता हूँ जो अच्छा बुरा नहीं देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो वो है शैतान है, बाहर निकलता है। तो वो शैतान को लोग भी भड़काने का काम करते हैं। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, लोग नीचे से पता है मैसेजेस में क्या लिख रहे हैं,
बोल रहे हैं जरा हाँ पवन सिंह और केसरी के बारे में, उनके उनकी लड़ाई के बारे में बताइए। मैं वही सोच रही जी, थी कि ये ना प्रोवोक भी किया जाता है कि खोदा जाए बिल- इंसान और कुछ बोले। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब देखिए, पवन हो, खेसारी हो, इंडस्ट्री के हमारे देखिए हैं तो ये सब मेरे भाई। खेसारी भी मेरा छोटा भाई, पवन भी मेरे छोटे भाई हैं। और परिवार ऐसा कौन है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? हाँ लड़ाई जी। होती है तो भी होता है, थप्पड़ भी पड़ता है, और फिर पता लगता है कि परिवार के लोग 6 महीने 7 महीने एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन फिर एक साथ बैठ के थाली में खाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पवन हो, मनोज टाइगर हो, सब होता है, विवाद होता है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जो ये सुनना चाहते हैं कि भाई वो सब परिवार है, आप उनके बारे में ज्यादा टेंशन ना लें। ये आज थैंक यू। लड़े हैं, कल बैठेंगे। वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ, इंडस्ट्री है, और आप लोग भी उसको प्यार दीजिए। इस चीज को बहुत गंभीरता से मत लीजिए, ये होता रहता है, कहानी आती जाती खत्म हो जाती दरअसल में सबको हाथ सेकने में बहुत मजा आता है ना, वो अब कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि कुछ मसाला मिल जाएगा आपसे उन्हें। अच्छा सर, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया है। जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में इतना खुल के बताया, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने इतने खुल करके अपने दिल की बात, अपनी कहानी हम सबके सामने रखी है। मैं चलते चलते उन तमाम लोगों के लिए जो आपके फैंस हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो इस इंडस्ट्री में भी आना चाहती हैं, उनके लिए अगर आप कोई सलाह देना चाहती हैं तो प्लीज दीजिए। है। जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जी। उनको यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा करो। क्योंकि आप में एक्टर बनने की क्षमता है नहीं है, ये सिर्फ आप ही को पता होता है। और अगर आप किसी और से पूछेंगे कि मैं एक्टर बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, तो अपने अनुभव के आधार पर आपको जज करेगा। तो जरूरत किसी से पूछने की नहीं है। आपको एक्टर बनना है, दिमाग में सेट कर लीजिए कि आई एम एक्टर, और आप एक्टर हैं। और आपसे बेहतरीन कोई एक्टर नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपको हैंडसम नहीं, नाटा आदमी भी हीरो है, लंबा आदमी भी हीरो है, मोटा आदमी भी हीरो है, छोटा आदमी भी हीरो। जो भगवान ने आपको बनाया है वो आपको परफेक्ट बनाया है। पढ़िए, रोज एक कहानी पढ़िए, रोज एक किताब पढ़िए, थिएटर करिए, और एक्टर बनने से आपको कोई भूख नहीं। यही कहो और थैंक यू। अच्छा चलते चलते आखिरी सवाल और भी लोगों ने पूछा है, वो पूछे कि आपकी आने वाली फिल्मों के नाम बता दीजिए जिसमें वो आपको देख सकते हैं। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आजकल आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं क्या? अरे नहीं, मेरे पास तो ये सवाल आ रहा है कि इनकी आने वाली फिल्म में पूछे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि लगभग 40 फिल्में मेरी रिलीज पे हैं, हाँ। जो रिलीज होनी है। इसके अलावा मैंने लगभग 20 फिल्में साइन की है। और मैंने पिछले 2-3 महीनों में कम से कम 15 से 20 फिल्में नहीं किया। मैंने कहा हमारे पास डेट नहीं है। मैं अच्छी फिल्में करना और काम कम करना चाहता हूं, क्योंकि और भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, और भी तमाम काम है। हिंदी भी करना है, थिएटर भी करना है, तमिल तेलुगु भी करना है, इससे काम कम कर दिया। तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास कभी कोई काम की कमी नहीं रही। रोज 2-4 फोन आते ही हैं कि सर 2 दिन का डेट दे दीजिए, 1 दिन का डेट दे दीजिए। तो काम की कमी कभी नहीं रहेगी। और मुझे पता है कि मैं एक ऐसा अभिनेता हूं जो मेहनत करता हूं, तो जब तक जिंदा हूं तब तक काम की कमी तो मेरे पास न रही है न रहेगी। और दूसरी बिल्कुल। बात, मेरी आने वाली के बारे में बात है, तो आने वाली फिल्में मेरी आने वाली हैं बड़का भैया, मल्हार, बंसी बिरजू, और मुझे याद ही नहीं नाम, मतलब 40 फिल्में हैं, मैंने लिस्ट बनाई 40 थी फिल्में 40 आप कह फिल्में। रहे हैं, नाम याद जी, करना आसान थोड़ी है। रिलीज होने वाली है, बहुत बड़ी फिल्म है अहिंसा, वो आने वाली है। हिंदी फिल्म एक है सिर्फ एक सैटरडे, वो है हमारी फिल्म। और ऐसे तमाम काम कर रहा हूं मैं योगिता जी, और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। वेब सीरीज एक राजपाल यादव के साथ आने वाली है। राजपाल यादव जी के साथ एक फिल्म और करने जा रहा हूँ, बहुत कमाल की हिंदी फिल्म है। वाह। जी, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास आपको धन्यवाद कहने के लिए। जैसा आपका नाम है वैसे आपकी पर्सनालिटी है, और इसी तरह टाइगर की तरह दहाड़ते रहिए और अपनी जिंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम सब लोग आपको और देख सके, आपकी और फन को महसूस कर सके। योगिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी प्रणाम, और हमारे दर्शकों को प्रणाम, और उनसे कहूंगा
आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोग मोहब्बत बनाए रखिए। थैंक यू और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सी यू, नमस्ते।